तो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने सीखा था डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कि कभी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, कभी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर एयर होता है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, डी है, तो कैपेसिटी क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर मैं प्लेट्स के बीच में एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं प्लेट्स के बीच में एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूँ, ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस क्या है, T है, तो कैपेसिटी हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ओके। अगर मैं प्लेट्स के बीच में किसको इंसर्ट करता हूँ, एक कंडक्टिंग स्लैब को, तो यहाँ पर अगर मैं प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करता हूँ ये एक स्लैब को, लेकिन कौन सी है ये, कंडक्टिंग, जिसका K टेंस टू क्या होता है, इन्फिनिटी, तो कैपेसिटेंस हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, क्योंकि K की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होने से T बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू 0। तो इस तरह से C की वैल्यू बढ़ती जाती। अगर मैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली एक मीडियम को इंसर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक मीडियम को कंप्लीटली इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा मीडियम एक ही है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि D माइनस T, तो D माइनस D होगा, प्लस T इज D, तो D अपॉन K होगा, तो ये क्या होगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है। तो ये हम लोगों के कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक किस तरह से बिहेव करता है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर वह नॉन पोलर है तो पहले पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, और पोलर है तो क्या होगा, वह उसके हर एक डायपोल पर टॉर्क लगेगा और वो अपने आप को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने से क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है। और नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आज का लेक्चर जो है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो करवाना है, और जेई या नीट में अभी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है ना। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको मैंने इस तरह से दो मीडियम से फिल्ड किया है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, D है। एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, टोटल एरिया कितना है, A है। ये वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1 है और इसका K2 है, ओके। तो आपको इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है, ठीक। तो जब हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये इसका एरिया A/2 और इसका एरिया A/2 ये गिवन है। ये चेंज हो सकता है, किसी का एरिया A/4 तो दूसरे का एरिया 3A/4, इस तरह से चेंज हो सकता है। तो कुल मिलाकर
यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर ये जो इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस, ये इंटरफेस अगर परपेंडिकुलर टू प्लेट है, क्या है ये प्लेट ऐसी और इंटरफेस ऐसा है ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेट है, तो ये जो दो कैपेसिटर बनेंगे, ये वाला कैपेसिटर C1 कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, ये वाला कैपेसिटर C2 कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और C1 एंड C2 जो दो कैपेसिटर बनते हैं, ये बोथ आर इन पैरेलल। ये दोनों कैपेसिटर्स काय में होंगे, पैरेलल में होंगे। जाग जाओ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बस बैठे हैं सोने के लिए, ठीक है। अब आखिरी के 6-7 महीने हैं, अगर ऐसे ही सोए रहोगे तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वही 10-12 बच्चों का आएगा जो यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं उसमें से, ठीक है। फिर बोलना मत कि जगह है नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर C1 एंड C2 बोथ आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इंटरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेट है। तो इंटरफेस अगर पैरेलल टू प्लेट होंगी तो वो दोनों कैपेसिटर्स काय में होंगे, सीरीज में। तो सिंपल वर्ड्स में बताया है कि व्हेनेवर इंटरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट्स देन दैट टू कैपेसिटर आर इन पैरेलल। ऊपर वाला कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, C1। तो C1 की कैपेसिटी क्या होती है, C के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KA/0/D, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है, किसमें, K1 में। तो K की जगह क्या होगा, K1, A की जगह क्या होगा, A/2, ε0/D की जगह क्या होगा, D। फिर दूसरा वाला कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C2 होगी, तो वो क्या होगा, K की जगह K2, A की जगह A/2 ε0/D, है ना। और इस तरह के ये दोनों कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, C1 प्लस C2 की वैल्यू रखोगे तो K1 प्लस K2/2 इंटू A/0/D होगी। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों मीडियम में ये जो दोनों डाइलेक्ट्रिक है, इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एक ही स्लैब इंसर्ट करता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K इक्विवेलेंट, तो उसके लिए C इक्विवेलेंट की फॉर्मूला क्या होगी, K इक्विवेलेंट इंटू A/0/D। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2/2 इंटू A/0/D। तो व्हाट इज K इक्विवेलेंट हियर, K1 प्लस K2/2। तो कुल मिलाकर अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली, उसमें क्या है कि एक स्लैब है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है, जिसकी थिकनेस क्या है, D है, और इस तरह से K1 और K2 वाली दो सेम स्लैब्स को इंट्रोड्यूस करा है किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो कैपेसिटेंस क्या होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिएगा ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये 3D में होती है प्लेट, इसको खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ बनेगी। लेंथ L है, अगर ब्रेड्थ B है तो एरिया L इंटू B होगा। ये दूसरी प्लेट है, इट इज़ 3D अगेन, ओके। ये प्लेट्स के एरिया कितने हैं, A है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, D है। और यहाँ पर इस प्लेट के बीच में अगर मैंने क्या करा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए D/2 एंड D/2 ईच ले लिया, D/2 एंड D/2 ईच ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट निकालना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट है इंटरफेस इज पैरेलल टू प्लेट।
ये जो इंटरफेस है ना बॉस, दिस इंटरफेस इज पैरेलल टू प्लेट। तो यहाँ पर ये दो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, एक ये कैपेसिटर और एक ये दूसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। ये C1 वाला आ गया जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये दूसरा वाला आ गया इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। ओके, तो ये दोनों C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 में क्या चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गई, एरिया क्या है, अनचेंज है। तो यहाँ पर K की जगह क्या आएगा, K1, A की जगह A आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह क्या आएगा, D/2। C2 इसमें K की जगह क्या आएगा, K2, A की जगह क्या आएगा, A, एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। ऐसा भी बोल सकते हैं अगर D चेंज होता है, D चेंजेस, D कम होता है तो क्या होगा, सीरीज। जिसमें एरिया अनचेंज रहेगा तो वो क्या होगा, सीरीज। ऐसा भी समझ सकते हैं। एनीवे ये सबसे इजी तरीका है, मैं क्यों और ज़्यादा तरीके बताऊं ताकि कन्फ्यूज़न हो। तो कुल मिलाकर ये C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। व्हाट इज 1/C1, 2K1A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C2 क्या है, 2K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, और इसका LCM क्या आएगा, 2K1K2A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आएगा D कॉमन, क्या आएगा K2 प्लस K1। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और इस तरह से यहाँ के लिए K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2, यानी क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ K1 एंड K2। समझ में आया। पिछली बार सीरीज जब दोनों कैपेसिटर्स जो है वो मैंने इस तरह से कनेक्ट कराए थे, जो पिछला डायग्राम था उसमें अरिथमेटिक मीन ऑफ K1 प्लस K2 था, K1 एंड K2 था। अभी हार्मोनिक मीन ऑफ K1 एंड K2 है। ठीक है, आगे समझ में, कॉपी कर लीजिए और दोनों कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझो, दिमाग में अपने तरह से फीड करो, क्योंकि ये मेरी तरह से। ठीक है, इसको आप अनेकावाद सिद्धांत के अनुसार आप इसको अलग अलग तरह से वो कर सकते हो कि जिसमें D चेंज होता है वो सीरीज, जिसमें A चेंज होता है वो पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ना वो आपको मैं देता हूँ, आप सॉल्व करके देखिए। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट अब की बार मैंने हॉरिजेंटल रखी है, ध्यान से समझना। ओके, अब इसमें एरिया 3A/4 में एक मीडियम है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, और रिमेनिंग एरिया A/4 में क्या है, एयर है, एयर है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, D है। तो आपका इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, थॉट प्रोसेस लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम देते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसका 3D डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप विजुअलाइज करिए कि ये प्लेट AC होगी। ओके, अब यहाँ पर ये एरिया, इधर वाले पार्ट का एरिया कितना हो गया, A/2। इस पार्ट का एरिया कितना हो गया, A/2। इसमें ये वाला मीडियम जो है, इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड करा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस में जो इसके बराबर का मीडियम है उसका हाफ मीडियम, यानी जिसकी थिकनेस क्या होगी, D/2 होगी। एरिया कितना होगा, A/2 होगा। इसमें एक मीडियम फील्ड करा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। एंड द लास्ट
इसमें मैंने एक स्लैब फील्ड करा है जिसका थिकनेस d/2 है, एरिया a/2 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3 है। ओके, आपको इसको C इक्विवेलेंट निकालना है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इवन कुछ बुक्स में गड़बड़ है इसके आंसर में। इसका सॉल्यूशन मैं आपको भी बताऊंगा, पहले आप अटेम्प्ट करिए। तो ये दो क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप पहले पॉज लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या बोलती, कंसेप्ट ये बोलती कि इंटरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट, तो कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ओके, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1, K की जगह K, A की जगह 3a/4 एप्सिलॉन नॉट बाय D। और ये जो दूसरा कैपेसिटर है एयर वाला, ओके, ये दोनों काय में हैं, पैरेलल में। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा दोस्त, इसका कैपेसिटेंस होगा C2 की जगह क्या होगा, K की जगह 1, A की जगह a/4 एप्सिलॉन नॉट बाय D। नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, तो क्या होगा, C = C1 + C2। C1 कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय 4D कॉमन, इन द ब्रैकेट यू विल गेट 3K + 1। दिस इज योर आंसर। ओके, कितनों का सही है काफ़ी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी मैंने ले ली है C1, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने ले ली C2, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ले ली हमने C3। यहाँ पर 3 कैपेसिटर बनाए जा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ C1, C1 विल बी, क्या चेंज हुआ यहाँ पर, एरिया। तो K की जगह K1, A की जगह a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। C2 की कैपेसिटी क्या होगी, इसमें क्या चेंज हो रहा है, D। तो K की जगह क्या होगा, K2, K की जगह क्या होगा, K2, A की जगह a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2 है। एंड C3 क्या होगा दोस्त, K3 a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। अब उसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा। सोचना यह है कि यहाँ पर कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में और किस तरह का कॉम्बिनेशन। तो एक यहाँ पे थॉट प्रोसेस यह आती है कि C2 एंड C3 में इंटरफेस पैरेलल टू प्लेट है, तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज। और उसके साथ में C1 काय में, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेट। तो पहले हम लोग इस तरह से C2 एंड C3 आर इन सीरीज और उसके साथ में C1 पैरेलल। ओके, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। जब C2 और C3 सीरीज में हैं तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C2 + 1/C3 होगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, D/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/K2 + 1/K3। और इस तरह से C जो सीरीज का आ रहा है वो क्या आ रहा है, K2 K3 अपॉन K2 + K3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, CS आ गया। और C1 दोनों काय में है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + CS होगा। और C1 + CS की वैल्यू में क्या आ रहा है, अगेन A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन है ना, बचेगा क्या बेटा, K1/2 + K2 K3 अपॉन
K2 प्लस K3, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कुछ बुक्स में गड़बड़ करा है। गड़बड़ ये करा है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन, ओके। इसमें ये आधी प्लेट थी, इधर का मीडियम क्या था, K1 था, फिर उसके बाद में ये K2 था, इसकी डिस्टेंस d/2 थी, और ये क्या था, K3 था, इसकी डिस्टेंस भी d/2 थी। क्लियर बेटा? अब क्या यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है कि इसको हम आगे बढ़ाएं, इसका कैपेसिटेंस C1 माने, इसका कैपेसिटेंस C2 माने, इसका C3 माने और इसका C4 माने, और ऐसा करें कि ये C1 एंड C3 ये काय में पैरेलल में, C2 एंड C4 पैरेलल में, और फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट सीरीज में। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसको इधर से स्प्लिट करा, ये दोनों को काय में माना, पैरेलल में, ये दोनों को काय में माना, पैरेलल में, और फिर उसके बाद में इसको सीरीज में मानूंगा तो भी आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस ऐसी भी है, लेकिन वैसा नहीं होता और वो गलत भी है। तो उसका कारण क्या है? वी कैन नॉट कंसीडर C1 एंड C3 इन पैरेलल। उसका कारण यह है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल का जो डिक्रीज होना है वो अलग रेट से होगा, है ना, और वो यूनिफॉर्म होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, V/2, अगर V/2 आ जाएगा अगर यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे 0। बट यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो V/2 नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर पोटेंशियल V/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर के K अलग अलग है और K अलग अलग हैं, तो जहाँ पर K ज़्यादा वहाँ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है, और उस तरह से इस इंटरफेस को मैं सेम पोटेंशियल पे नहीं ले सकता। तो ये करके अगर आंसर आता है तो आंसर पहली बात तो डिफरेंट होगा, और एक चीज़ के दो अलग अलग आंसर्स हो ही नहीं सकते कि हम ऐसा सोचेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा सोचेंगे तो अलग आंसर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ही आंसर होगा और एक ही तरीका सही होगा, और वो होगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई इशू नहीं है कि इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, है ना, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग क्या में ले सकते हैं, पैरेलल में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही मैं आपको 2 मिनट के लिए सोचने के लिए एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज A, distance between the plates is let D, distance between the plates is let D, एंड यहाँ पर मल्टीपल मीडियम्स को हमने इंसर्ट किया है। एक मीडियम ये हो गया पहला वाला, दूसरा मीडियम आजा रे, ये दूसरा मीडियम आया, ये तीसरा मीडियम, और नए रंग, है ना, जीवन के संग। तो यहाँ पर पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तीसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, एंड मल्टीपल मीडियम है। तो आपको क्या करना है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। एक थॉट प्रोसेस ये होगी कि ये सारे को हम अलग अलग कैपेसिटेंस माने, इंटरफेस इज पैरेलल टू प्लेट, देयरफॉर दे आर इन सीरीज, ओके। ट्राई करिए। चलो, आपको किसी ने सिखाया था कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है और उसमें एक ही स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी थिकनेस T है और ये डिस्टेंस क्या है, D है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T/K, ओके।
ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं। एक की कैपेसिटी C1 होगी, दूसरे की C2 होगी और तीसरे की C3 होगी, और तीनों काय में आएंगे, सीरीज में। देखा जाए तो हम इसको ये भी सपोज कर सकते हैं कि ये बीच वाले डाइलेक्ट्रिक की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसको कहीं पे भी स्लाइड कर दो, एडजस्ट कर दो, उसको एकदम इससे चिपका के रख दो। आया समझ में? तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 2 कैपेसिटर्स में, जो कि दोनों सीरीज में। ओके, तो कुल मिलाकर ये इसकी लोकेशन की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। होता ये है कि टोटल डी में आप स्लैब को हटाते जाते हो, स्लैब की थिकनेस को हटाते जाते हो, और फिर उसके बजाय उसकी इफेक्टिव थिकनेस को ऐड करते जाते हो। इसको मैं ये सपोज करता हूँ कि ये इसकी इफेक्टिव थिकनेस है, यानी कि टी इसकी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की, लेकिन उसकी इफेक्टिव थिकनेस क्या हो गई, T/K हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा तो वी कैन राइट इट एज A एप्सिलॉन नॉट बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, D। इसमें किसको हटाऊंगा, T1, और उसकी जगह किसको ऐड करूंगा, T1/K1। फिर किसको हटाऊंगा और उसकी जगह किसको ऐड करूंगा, T2/K। फिर किसको हटाऊंगा और उसकी जगह किसको ऐड करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो योर आंसर कैन बी रिटन एज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, D arrow A epsilon naught upon D minus in the bracket T1 plus T2 plus so on plus in the bracket T1/K1 plus T2/K2 plus so on। तो ये इजी टू लर्न है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना बहुत ही लंबा जाता है कि यहाँ पर n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और उसका 1/C करके फिर उसका उल्टा करो। तो ये इजी टू लर्न है कि ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूँ दोस्तों, अभी ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं अच्छा जल्दी है, अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा, जाने दो इसको अपना ही अच्छा है। चलिए मैं अपने हाथ से ही बना देता हूँ, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक, ये बेटा एक प्लेट है, 3D है, एक प्लेट है। ये दूसरी प्लेट, ये 2 प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल, 2 प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें ये लेंथ L मान लीजिए, ये ब्रेड B मान लीजिए, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D मान लीजिए, D। आ गया समझ में दोस्त। अब इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने रखा है। वो मीडियम जो है वो कुछ इस तरह का है, 1 2 3। ओके, अभी समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। 1 2 3 4, गॉट इट। तो यहाँ पर ये वाला जो मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1,
और यहाँ पर ये वाला जो मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2। मतलब ये कि दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट ऐसी हैं और उनके बीच में लाइक प्रिज्म जैसे, इंक्लाइन प्लेन जैसे दो स्लैब्स रखी, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो ये जो 3D फिगर बनाया है, ये 3D फिगर अपने आप में बहुत अच्छा बना हुआ है, दिख रहा है कि क्या है। अब इसको मैं 2D के हिसाब से लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका अगर एक सेक्शन कर दिया, ऐसे कट कर दिया सेक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, 2D, और उसको खींच देना बाहर तो क्या मिलेगा, 3D मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझने का समय आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसका 2D फिगर बता रहा हूँ, 2D फिगर। तो 2D फिगर यानी ये ऐसा फिगर, करेक्ट। यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ दिख रही है, ब्रीथ कितनी है, B है, जो कि B बाहर आया है ये प्लेट, और उसके बीच में ये आया एक मीडियम, ये ऐसा क्या है, इंक्लाइन प्लेन जैसा स्लैब है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है मित्रों, K1 है, ओते ये ऐसा, और एक दूसरा है ये ऐसा मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। ये एंगल कितना है दोस्तों, थीटा, ये एंगल है थीटा, ओके। तो ये 2D सेक्शन है, आपको इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इशू ये है कि हम इंटरफेस जो है इधर से चलेंगे ना, तो यहाँ पे K2 ज़्यादा इफेक्टिव होगा, धीरे धीरे K2 की इफेक्टिवनेस कम होती जाती है और K1 की बढ़ती जाती है, और इधर K1 इफेक्टिव हो जाता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको थोड़ी सी जुगाड़ लगाना अगर है, तो जो सारे आंसर्स हैं उसमें K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान लो, तो फिर आंसर सभी आंसर्स में क्या दिखना चाहिए, KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, है ना। तो आंसर में K1 इक्वल टू K2 मान लोगे और इक्वल टू K रख दोगे तो आंसर ये आ जाएगा। ये तो एक इजी तरीका हो गया जुगाड़, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि जो आंसर आएगा ना, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो आपको लिमिट्स करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह के आइडिया लगाते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक तो ऐसा कि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये कैपेसिटर जो है कई इस तरह के कैपेसिटर से मिलकर बना है, ओके। अगर आपको 3D विजुलाइज करना है तो ये देखो, मतलब ये कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्लैब लिया dx थिकनेस का, ओके। फिर ये वाला एक कैपेसिटर बन रहा है, इस कैपेसिटेंस को हम DC2 नाम दे देंगे। ये वाला एक कैपेसिटर बन रहा है, इसको हम DC1 नाम दे देंगे। ये थोड़ा सा अगर गंदा दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर से भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये एक स्लैब लिया, ओके। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर मित्र, x डिस्टेंस पर, इसकी थिकनेस क्या है दोस्त, dx। अब ये वाला एक कैपेसिटर बन रहा है दोस्त, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, DC1, ओके, DC1। तो DC1 की वैल्यू क्या होगी, DC1 की वैल्यू क्या होगी, ये x डिस्टेंस पर है, K की जगह क्या आएगा मित्र, K1, क्योंकि इसमें K1 पूरा के पूरा भरा हुआ है। A की जगह देखो, इसकी लेंथ कितनी है, dx है, और ब्रीथ कितनी है, ये प्लेट होगी दोस्त। आप इमेजिन करो कि आप ऐसा आइसक्रीम लेकर आए हो और उसको ऐसे ऐसे कट कर रहे हो, तो एक की विड्थ कितनी हो गई, dx, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी होगी, b, तो इसका एरिया कितना होगा, b dx। तो एरिया क्या होगा, b dx, तो ये हो गया KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब D फिर वापस से तफलीक आएगा,
देखो बेटा, ये लेंथ निकालनी है। अच्छा, ये लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, बचपन से सीख रहे हो, एक्स टेन थीटा, तो अपॉन एक्स टेन थीटा, ये DC1 आ गया। और DC2 क्या होगा दोस्त, ये वाला होगा DC2। तो ये DC2 इजिकल टू K की जगह K2। एरिया इसका B इंटू DX एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो कोई भी बता सकता है, D माइनस एक्स टेन थीटा। वाई, टोटल डिस्टेंस क्या थी, D थी। समझ में है? अब यहाँ पर इशू ये है कि DC1 एंड DC2 आर इन सीरीज। तुम बोलोगे सर इंटरफेस पैरेलल टू प्लेट नहीं दिखाई दे रही, ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्लेट लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या चेंज हुआ है, D में दोनों के एरिया सेम है लेकिन D चेंज हुआ है। जब D चेंज होता है तो सीरीज, जब A चेंज होता है तो पैरेलल, ये भी हम समझ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस स्लैब का इक्विवेलेंट क्या निकाला आपने, C निकाला, और वो दोनों काय में सीरीज में, तो 1 अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2। तो 1 अपॉन DC में 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2, अगर मैं सही हूँ तो मैं मेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। मेंटली सॉल्व करने में 1 अपॉन DC1 और 1 अपॉन DC2 में क्या करेंगे, B dx एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और एलसीएम ले लिया जाएगा। ओके, एलसीएम क्या आएगा पुत्र, K1 K2। इधर क्या होगा, K1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, D माइनस एक्स टेन थीटा के साथ में, प्लस K2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, x टेन थीटा के साथ में। मैंने जो भी किया है अच्छा ही किया होगा। ओके दोस्त, तो DC की वैल्यू क्या आ गई बोस, K1 K2 इंटू B एप्सिलॉन नॉट dx होल अपॉन क्या लग रहा है, K1D प्लस x टेन थीटा कॉमन इंटू इन द ब्रैकेट K2 माइनस K1। आ गया समझ में, K2 माइनस K1 समझ में आया। अब ये एक स्लैब का आया, ऐसी कितनी स्लैब्स होंगे, मल्टीपल स्लैब्स होंगे। ऐसे कितने स्लैब्स होंगे, मल्टीपल स्लैब्स होंगे, और हर एक में क्या चेंज हो रहा है, एरिया। देखो भाई, ये सारे के सारे में एरिया चेंज हो रहा है, या सभी के इंटरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेट। तो ऑल DCs आर इन पैरेलल। तो जब सारे DC पैरेलल में हैं तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DC, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DC, ठीक है, लिमिट में अंडर। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने का, अरे बाबा, तो इसमें K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, सुबह वालों dx अपॉन K1D प्लस x टेन थीटा इंटू K2 माइनस K1। ओके, लिमिट इज व्हाट, x की लिमिट क्या आएगी, 0 से L तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर वेरी होंगे तो ये पूरे स्लैब को कवर कर देगा।
और उसके बाद में मुझे C इक्विवेलेंट में K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ K1D प्लस K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा, एक्स टेन थीटा नहीं बेटा, लिमिट इज 0 to L। अब फाइनली इसमें लिमिट रख के सॉल्व करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखता हूँ, ठीक है, और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 K2 इंटू B एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था, K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा, ये सब कुछ था जहाँ तक मुझे याद है, मैं सही हूँ। अब लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट आएगी, तो लॉग अपर लिमिट में क्या रखोगे, अपर लिमिट में क्या रखोगे, K1D प्लस K2 माइनस K1 टेन थीटा L, ये क्या आएगा, K1D प्लस K2 माइनस K1 टेन थीटा इंटू एक्स की जगह L माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग K1D और बाकी का जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ में एक और चीज़ कि टेन थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, टेन थीटा क्या होगा, D अपॉन L, परपेंडिकुलर इज D अपॉन बेसिस L, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगी टेन थीटा की वैल्यू, दैट इज D बाय L, तो यूर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, चिल्लाकर बोलो, K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू D बाय L, उचक्कर ऊपर आया, B के साथ L आ गया, log m माइनस log n इस log m बाय n हो जाएगा, तो ये आएगा K1D, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेन थीटा इंटू L इज इक्वल टू D हो जाएगा, तो K1D प्लस K2 माइनस K1 इंटू D बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, K1D टू द बेस E, तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट डियरो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, K1 K2 B इंटू L इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू D इंटू लॉग, यहाँ पर K1D से K1D कैंसिल हो गया, K2D अपॉन K1D, यानी क्या होगा, K2 बाय K1 टू द बेस E, ओके। तो ये आंसर है बेटा। अब इस आंसर में मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रिक ये है कि K1 इक्वल टू K2 रख दो। अब K1 इक्वल टू K2 रख देंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और K2 बाई K1 यानी K बाई K यानी log 1 भी क्या होता है, जीरो, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड आ जाए, भैया वो एक वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ तो कैपेसिटेंस होगा, ऐसा नहीं होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग काय का लगाना पड़ेगा, ट्रिक भी फेल हो जाएगी। कब, जब आप 0 बाई 0 करके नॉट डिफाइन कर दोगे तब। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे मैथ प्रॉब्लम लेकर उसमें लिमिट K2 टेंस टू K1 करके सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा। और वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा अगर K1 इक्वल टू K2 लूंगा, पता है, KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिख रहा है कि ये K1 इक्वल टू K2 लेकर ये दिखाई देगा। चलो सॉल्व कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और दोनों पर बेस्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से समझना। मैं पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपको करके देता हूँ कि ये एक
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है, ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है b और उसकी लेंथ कितनी है? अगर मैं 3D फिगर बनाऊंगा तो उसकी लेंथ कितनी है? ये L है और यहाँ पर दूसरी प्लेट है। इसका 3D फिगर नहीं बना रहा हूँ, उसी का 3D फिगर बनाया। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से करना। तो कुल मिलाकर ये दो प्लेट्स हो गई, ओके। ये प्लेट हो गई M, ये प्लेट हो गई N, ओके। यहाँ से यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? D है। विजुअलाइज हो गया। यहाँ से इस प्लेट से इधर जाने पर, है ना, as we move from one plate to another plate, K increases linearly from K1 to K2। मतलब यह कि इस जगह K की वैल्यू क्या है? K1 है और इस जगह K की वैल्यू क्या है? K2 है और K इंक्रीज हो रहा है K1 से K2 तक लीनियरली, है ना, लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये हमारा कॉमन प्रैक्टिस है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर ये जो स्लैब होगी, इस जगह का K क्या होगा? K एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, ओके। तो आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो विजुलाइज करिए। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? तो K को एट डिस्टेंस x निकालने के लिए क्या करा जाएगा? एट डिस्टेंस x अगर मुझे K निकालना है तो K की वैल्यू K1 से K2 तक बढ़ी, कितनी डिस्टेंस चलने पर? D डिस्टेंस चलने पर। तो यहाँ पर K का ग्रेडियंट क्या होगा? K2 माइनस K1 चीज़ बढ़ी, कितनी डिस्टेंस चलने पर? D डिस्टेंस चलने पर। तो चेंज इन K पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलेंगे? एक तरह से डाइलेक्ट्रिक ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो वो क्या होगा? K2 माइनस K1 अपॉन D, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0 पर क्या है? K1 है। x इक्वल टू D पर क्या है? K2 है। तो K1 प्लस पर यूनिट लेंथ K कितना बढ़ रहा है? K2 माइनस K1 अपॉन D। तो डिस्टेंस x में कितना बढ़ेगा? इंटू x। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखोगे तो K की वैल्यू K1 आएगी। x की जगह क्या रखोगे? D रखोगे। x की जगह D रखोगे, D से D कैंसिल हो जाएगा तो K की जगह क्या आएगा? K2। यानी कि ये इस तरह से निकाला जाता है। हालांकि ये पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि K की वैल्यू है डिस्टेंस x क्या हो गई? K1 प्लस K2 माइनस K1 अपॉन D इंटू x। अब सुनिए, जो ये दो स्लैब्स हैं इनके बीच में K लीनियरली बढ़ रहा है। थोड़े देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला। इसमें ये कहा था कि T1 थिकनेस के लिए K1 है, K2 है, K3 है और उसमें मैंने एक डायरेक्ट आंसर बता दिया था। लेकिन ये कहा था कि इस तरह के सारे जो C हैं वो काय में आएंगे? सीरीज में। तो इस तरह से 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस so on, ओके। और अभी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें B इंटरफेस पैरेलल टू प्लेट है तो सारे DC काय में हैं? सीरीज में। तो इस एक पार्ट का कैपेसिटर क्या कहलाएगा? DC। और DC की वैल्यू क्या होगी? K की जगह K डिस्टेंस x, एरिया ऑफ दिस क्या होगा? डेफिनेटली अनचेंज रहेगा। क्या होगा? B इंटू L, एरिया ऑफ दिस स्लैब,
है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन dx। तो ये एक कैपेसिटर का, ये इसका कैपेसिटेंस है, ये इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। कितना के, ए की जगह ए लिख सकता हूँ या बी इंटू एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन dx। अब 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी। जब ऐसे सारे कैपेसिटर छोटे छोटे सीरीज में हैं तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी नहीं आता, क्या आता है, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू, इस तरह से होगा। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी। ऐसे भी तुम सोचो कि इसका इंटीग्रेशन आज तक किसी मैथ्स वाले ने नहीं करा, ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ जिसमें अपॉन में डी एक्स, और वो मेरे कारण नहीं है, ये होना इस तरह से आ रहा है। अब खैर 1 अपॉन डी सी, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन बी इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के की वैल्यू क्या आ गई, k1 प्लस क्या आ गई, k2 माइनस k1 अपॉन डी इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से d तक। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन बी इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ, चिल्लाकर बोलो, k1 प्लस k2 माइनस k1 अपॉन डी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी k2 माइनस k1 अपॉन डी, एंड लिमिट इज 0 टू d। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, d इंटू k2 माइनस k1 इंटू बी एल एप्सिलॉन नॉट, इसमें लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट रखूँगा, यानी लॉग ऑफ अपर डिवाइडेड बाय लोअर हो जाएगा। x की जगह d रखूँगा तो ये क्या बचेगा, जस्ट k2, और x की जगह क्या रखूँगा, 0 रखूँगा तो इट इज़ जस्ट k1 टू द बेस e। ओके, तो आपका c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, k2 माइनस k1 इंटू b इंटू एल, इसको हम a लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू लॉग ऑफ k2 बाई k1 टू द बेस e। ये आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने पर k लीनियरली k1 से k2 तक बढ़ता है, तो आपका उसका इक्विवेलेंट c निकालना है। इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, सुनो, इसके जैसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये एक प्लेट हो गई, अब की बार मैं 2D वाला फिगर ही बना रहा हूँ, आपको उससे भी विजुअलाइज होगा। ये एक प्लेट हो गई, ओके। इस प्लेट की ये लेंथ कितनी ली थी मैंने, से एल मान ली इसको। ब्रेड कितनी है, बी। ब्रेड कितनी है, ये बी, ये 3D वाला। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, डी है। एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, b इंटू एल। अब सुन, तू यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी कि इस प्लेट के इस एंड पर k की वैल्यू क्या है, k1, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, k2। तो यहाँ से ऊपर जाने पर k लीनियरली इंक्रीजेस फ्रॉम k1 टू k2। ओके, k क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है k1 से k2 तक। अब तुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो तू क्या करेगा, तू सोच क्या करना चाहिए। ये 3D फिगर अगर देखना है तो ऐसा होगा। अब यहाँ पर तू यहाँ से
वाई डिस्टेंस पर एक स्लैब ऐसी ले, समझा? और यानी आइसक्रीम के स्लैब को अब कैसे काटना है, मनस्वी ऐसे ऐसे काटना। और ये सारे के सारे काय में होंगे। ये इसका एक कैपेसिटेंस आ जाएगा डीसी, है ना। यहाँ पर इंटरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेट है, तो ये सारे डीसी काय में होंगे, पैरेलल में। तो एक जगह का डीसी निकाल कर उसका इंटीग्रेशन मार दोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो 1/c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीसी होता है जब सीरीज में होता है, और पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। अभी मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी इच्छा यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो यहाँ का K का ग्रेडियंट निकालें। तो K का ग्रेडियंट क्या हुआ, K2 माइनस K1 अपॉन एल। ये क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ओके, अब तुझे बेटा यहाँ से यहाँ तक जाना है। चूंकि y एक्सिस के अलॉन्ग जाना है तो मैं K एज ए फंक्शन ऑफ y निकालता हूँ। यहाँ पर K क्या कहलाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ y होगा। तो K एज ए फंक्शन ऑफ y क्या होगा, y बराबर 0 पर K K1 है, और y बराबर L पर K क्या है, K2 है। तो K1 प्लस बोल K2 माइनस K1 अपॉन L इंटू y y बराबर 0 रखेगा तो K की वैल्यू K1 आएगी, y बराबर L रखेगा तो K की वैल्यू क्या आएगी, K2। अब इस छोटू सी स्लैब का, है ना, जैसे आपने एक के ऊपर एक बहुत सारी कॉपियां रख दी अलग अलग ब्रांड की, तो एक कॉपी का K निकाला और एक कॉपी का जो K आ रहा है ये एक कॉपी है। ओके, ये कॉपी, इसकी थिकनेस कितनी हुई बेटा, dy। इसका एरिया कितना हुआ बेटा, ये देखिए, ये किसके बराबर है, b, और ये किसके बराबर है, dy। तो इसका एरिया कितना होगा, b dy, और दोनों प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, d। तो इस छोटू से पार्ट का कैपेसिटेंस dc इज इक्वल टू क्या होगा, k एज ए फंक्शन ऑफ y, एरिया कितना है, b dy एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। समझा? अब टोटल c इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dc। टोटल c इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ऑल आर इन पैरेलल। इंटीग्रेशन ऑफ k की वैल्यू रख दो, k1 प्लस k2 माइनस k1 अपॉन एल इंटू वाई। उसके साथ साथ में b एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इंटू dy अपॉन d, ये भी कांस्टेंट है। लिमिट क्या होगी दोस्त, 0 टू l। तो ये क्या आएगा, c इज इक्वल टू b एप्सिलॉन नॉट बाई d, बाहर आ गया। ये लीनियर फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k1 dy का इंटीग्रेशन y प्लस बोल k2 माइनस k1 अपॉन d, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू l। समझा रे? अपॉन d नहीं है, ये l है। समझ गए? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने का है ना, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने का, तो c की वैल्यू क्या आ गई, b एप्सिलॉन नॉट बाय d। जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ l, तो क्या आएगा, k1 l प्लस k2 माइनस k1 अपॉन l इंटू एल स्क्वायर बाई 2, माइनस जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो ये सब आ गए 0। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, b l एप्सिलॉन नॉट बाई d। एल कॉमन निकाल लिया, ओके, इस l से l निपट गया। अब LCM ले लिया, तो LCM क्या आएगा, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2k1 प्लस
K2 माइनस K1। तो क्या आ गया ये क्या आ गया? ये तो A आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K1 प्लस K2 बाई 2। दिस इज़ योर आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे क्वेश्चंस में से थे। एक में स्लैब ये पैरेलल ट्रैक ऐसी थी, यहाँ से यहाँ तक जाने पर के लीनियरली K1 से K2 तक बढ़ रहा था। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए, हो सकता है कि K लीनियरली नहीं किसी फंक्शन के हिसाब से बदले, तो उसमें क्या होगा, उसमें इंटीग्रेशन पार्ट ज़्यादा होगा। मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीट के लिए थोड़ा ऊपर से ऊपर है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।